हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक मेरी न्यू मज़ेदार एब्सोल्यूट रेजोनेंस नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लीलू अपना कल्टीवेशन मेथड लेके अपनी लाइब्रेरी के नीचे कमरे में दाखिल हुआ था। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लीलू लाइब्रेरी के सबसे नीचे वाले तल में दाखिल हुआ, जहां उसे एक अनएक्सपेक्टेड रिचुअल मेटल से बना एक विशाल दरवाजा मिला। अपने खून की एक बूंद की मदद से उसने उसे खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक प्रकाश वाला कल्टीवेशन कक्ष था। यह कल्टीवेशन कक्ष उतना नॉर्मल नहीं था जितना दिखता था। इसके निर्माण के मुख्य सामग्री के रूप में स्काई गोल्ड का उपयोग किया गया था। स्काई गोल्ड एक ऐसी चीज मेटल था जो आमतौर पर जमीन के नीचे गहराइयों में दबी होती थी। सराउंडिंग की ऊर्जा के मिलने से एक रूप से बनती थी। यही कारण था कि इतनी विशेष और अत्यधिक मांग वाला मेटल था। इसलिए स्काई गोल्ड केवल एक सामान्य मुद्रा ही नहीं थी, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से प्रचुर मात्रा में सराउंडिंग ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता था। इस प्रकार स्काई गोल्ड से निर्मित कल्टीवेशन कक्ष जिया किंगडम में पावर हाउसेस के पास ही होते थे, जिसकी कल्टीवेशन की गति में ज़्यादा वृद्धि होती थी। यह सचमुच अनएक्सपेक्टेड है। लीलू धीमे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ और अपने आसपास का दृश्य देखकर विस्मय से आह भर रहा था। उसके पेरेंट्स ने इसे बनवाने के लिए लगभग 1,00,000 स्काई गोल्ड के टुकड़े खर्च किए थे। यहाँ अपनी कल्टीवेशन आर्ट का कल्टीवेट करने के से निश्चित रूप से आधे प्रयासों से दुगना परिणाम मिलेगा। अब तक केवल जैकिंगे और उसे ही यहाँ कल्टीवेट करने की अनुमति थी, और वैसे भी यह उनका पहली बार अंदर कदम रखने का अवसर था। यह सचमुच सोने से भरा घर था। यह कहना ही होगा कि जो मिला वो मिला। स्काई गोल्ड वाकई बेकार नहीं गया, क्योंकि कमरे के अंदर खड़े होने मात्र से लीलू को बाहरी तुलना में सराउंडिंग की ऊर्जा के ज़्यादा महसूस और भारी अंतर का एहसास हुआ। अपनी किस्मत पर फिर से आह भरते हुए लीलू कमरे के बीचों बीच चल गया। अंदर 2 पत्थर के चबूतरे टाइप बने थे, जिन पर अपनी चटाई बिछी थी। जाहिर है यही वो जगह थी जहां उसके माता पिता कल्टीवेट करते समय बैठते थे। लीलू ने बेहतरीन ढंग से एक चटाई उठाई और दोनों हाथों से एक जेड स्लिप पकड़े आंखें बंद करके पातली मारकर बैठ गया। वो अपने मन में एराफोल्ड मेडिटेशन डायग्राम से रिकॉर्ड किए गए आर्ट का जाप करने लगा। साथ ही उनकी सांसें ब्रीथिंग फॉलो कर रही थी पैटर्न का, और धीरे धीरे ब्रीदिंग को अंदर 6 सांसें छोड़ने के बाद 3 सांसें, 9 शो ब्रेथ फॉलो बाय 4 डीप 1। लीलू ने अपनी सांसों के पैटर्न को जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे प्रभाव में उतार चढ़ाव आने लगा। शुरुआत में वो अक्सर अनजाने में गलतियां कर बैठते थे, लेकिन उनकी अद्भुत समझ और टैलेंटेड होने से उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगी। उन्होंने जल्दी ही और फ्लड मेडिटेशन डायग्राम आरेख के पीछे छिपे अर्थ को समझ लिया और सचमुच 10 सील स्टेज में प्रवेश कर गए। लीलू चटाई पर बैठा था। उसकी आंखें कसकर बंद थी और उसका मन पूरी तरह से केंद्रित था। जैसे जैसे टाइम फ्लो होता गया, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सी की लहरों के उतार चढ़ाव को सुन रहा हो। आर्ट के ग्रेट अर्थ को समझाने की मेन चाबी थी। लीलू ने कल्पना की कि वो एक उग्र सी में बैठा है और विशाल वेव टू क्रश अराउंड हिम। धीरे धीरे वो अपने चारों ओर सराउंडिंग ऊर्जा का उभार महसूस कर सकता था। ऊर्जा के उस कोहलाल से वाटर सोर्स की एनर्जी सबसे स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी। कुछ लाइट सोर्स की ऊर्जा भी थी जिसे महसूस किया जा सकता था। ये सोर्स लीलू के श्वास आर्ट द्वारा
दिशा होती थी, जो धीरे धीरे उसके बॉडी द्वारा उसके असंख्य रोम छिद्रों के माध्यम से उससे निगल ली जाती थी। वाटर रेजोनेंस पावर कोमल और आरामदायक थी। लाइट रेजोनेंस पावर अतुलनीय रूप से प्योर महसूस हुई। सोर्स के दो रूप खुशी से उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे और उनके प्रभाव में लीलू के पहले से मुरझाए हुए शरीर ने धीरे धीरे अपने पहले जीवन की शक्ति को पुनः प्राप्त करना लगभग स्टार्ट कर दिया। एक बार उसके शरीर में प्रभावित होने वाली अंततः उसके ब्लू रंग और चमकते हुए पैलेस में समा गई तथा उसकी रेजोनेंस पावर की हिस्सा बन गई। लीलू अपनी रेजोनेंस पावर के तेजी से विकास से मदहोश हो गया और उसे और भी ज़्यादा कल्टीवेट करने के लिए पागल कर दिया। यह एक बड़ी मुश्किल से मिला मौका था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। समय अनजाने में ही बीत गया और आधा दिन पलक झपकते ही बीत गया। जब लीलू अंततः अपने कल्टीवेशन से जागा तो उसने अपने पूरे शरीर से हल्की सी झुंझुनी चुभन महसूस की। उसका शरीर उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि आज उसकी कल्टीवेशन समाप्त हो चुकी है। इस प्रक्रिया के माध्यम से कल्टीवेशन आर्ट के प्रगति करने से कल्टीवेटर के बॉडी पर अनिवार्य रूप से बोझ पड़ेगा। ऐसा कहा जाता था कि जितना लोअर टियर उतना ही अधिक भार कल्टीवेटर के शरीर पर पड़ता था। एक बार शरीर की सीमा पूरी हो जाने पर कल्टीवेटर को अस्थायी रूप से रोकना पड़ता था। कुछ समय के विश्राम के बाद ही कोई इसे पुनः शुरू कर पाता। लीलू ठीक इसी बिंदु पर था। उसका शरीर इस समय अपनी सीमा पर था। इस अचानक रुकावट ने लीलू को थोड़ा निराश कर दिया और वह आगे बढ़ना चाहता था। अफसोस उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा ओराफोल्ड मेडिटेशन डायग्राम एक जर्नल स्टेज कल्टीवेशन आर्ट थी और उसका इतने लंबे समय तक लगे रहना अपने आप में एक असाधारण बात थी। इस परिणाम से ही हाई टियर कल्टीवेशन आर्ट का महत्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। यदि कोई व्यक्ति हाई टियर की कल्टीवेशन आर्ट के साथ कल्टीवेशन आरंभ करने में सक्षम हो तो दिनों और महीनों में होने वाले छोटे छोटे प्रयास से उसे कल्टीवेशन पथ पर उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक आगे बढ़ने की क्षमता सक्षम बनाते हैं जिनके पास यह आर्ट नहीं थी। यह अफसोस की बात थी कि ऐसी हाई टियर कल्टीवेशन आर्ट न केवल दुर्लभ और बहुत महंगी भी थी बल्कि उनके लिए कठोर आवश्यकताएं भी थी। केवल रेजोनेंस ग्रेड पर प्रतिबंध ही अधिकांश लोगों को उन्हें कल्टीवेशन से रोक देता। लीलू वर्तमान में भी इसी मेजॉरिटी का हिस्सा था। ड्यूक रेजोनेट आर्ट उनके लिए उपलब्ध थे लेकिन उन सभी के लिए न्यूनतम 7th टियर के रेजोनेंस की आवश्यकता थी। अच्छी बात यह थी कि ओराफोल्ड मेडिटेशन डायग्राम आर्ट एक अस्थायी उपाय था। जब लीलू ने अनिवार्य रूप से अपनी एक्वायर्ड रेजोनेंस पावर को उन्नत कर लिया तो वो और भी हाई टियर के कल्टीवेशन आर्ट का अभ्यास शुरू कर देगा। इससे यह देखा जा सकता है कि वो जितनी जल्दी अपना रेजोनेंस ग्रेड बढ़ाएगा उतना ही बेहतर होगा। लीलू ने झुमाई ली और अपनी बाहें फैला दी। उसने अपनी हथेलियों से ब्लू रेजोनेंस पावर की एक लहर निकलती देखी। यह वो चीज़ थी जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, वाटर रेजोनेंस। साथ ही उसके पास लाइट रेजोनेंस की पावर भी थी। जब दोनों को मिलाया जाता तो निश्चित रूप से ऐसा परिणाम निकलता जो केवल वाटर रेजोनेंस पावर वाले परिणाम की तुलना में अनगिनत गुना अधिक प्योर होते। मेरी रेजोनेंस पावर 3rd सील स्टेज तक पहुंच जाना चाहिए था, लीलू ने मन ही मन सोचा। बूढ़ा लीलू को अपने ब्लैंक पैलेस में ऊर्जा करने में भारी कठिनाई हो रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था। उनके पास कोई आधारेशन के इस दौर के बाद उन्होंने दृढ़ता से थर्ड सील स्टेज में प्रवेश कर लिया।
जिस गति से वह आगे बढ़ रहा था, लीलू को विश्वास था कि वह हफ्ते के अंत तक 5th सील स्टेज तक पहुंच जाएगा। हालांकि 4th टियर का रेजोनेंस उच्च नहीं था। लीलू हाउस लोलान का यंग मास्टर था। उसके कल्टीवेशन रिसोर्सेज का उपाय भंडार था। उसकी प्रगति की दर आम आदमी से कहीं ज़्यादा थी, यहाँ तक कुछ टैलेंटेड लोगों से भी। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, लीलू बुदबुदाया। फाइनल कंपटीशन अगले महीने होनी थी और उसका लक्ष्य एस्ट्रल सेज कॉलेज में प्रवेश पाना था। जिया किंगडम के पीक कॉलेज में प्रवेश के लिए कड़े मानक होते थे। हर साल कितने टैलेंटेड यंग यूथ तैयार होते थे। अंत में उनमें से ज़्यादातर दरवाजे पर चीखते चिल्लाते और संघर्ष करते हुए भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते थे। इसलिए लीलू जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ना चाहता था और उसकी वर्तमान गति अपर्याप्त थी। लगता है अंत में एकमात्र समाधान यही है कि मैं अपनी रेजोनेंस को शांत करूं। 4th टियर मेरे मानकों के हिसाब से बहुत कम है। लीलू ने मन ही मन में दृढ़ निश्चय कर लिया और जाने के लिए उठे। जैसे ही वे लाइब्रेरी से बाहर निकले, एक परिचारिका जो पहले से इंतजार कर रही थी ने उत्सुकता से उनका स्वागत किया। यंग मास्टर, कैवेई चाहती है कि मैं आपको सूचित कर दूं कि उसने आपका काम पूरा कर लिया है। सारा सामान आपके कमरे में भेज दिया गया है। इसमें वह मन ही मन खुशी से चिल्ला उठा। यह कैवेई सचमुच सिस्टर किंगर की एक योग्य सहायक थी। कार्यों को पूरा करने की उसकी क्षमता सचमुच बेजोड़ थी। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि वो कल ही आ जाएगी। वो जल्दी से मेड को विदा करके अपने कमरे की ओर चल गया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसकी मेज पर वुडन के खूबसूरत बक्सों का ढेर लगा हुआ था। उनमें से एक को खोलने पर उसने करीने से सजाई गई चमकदार और पारदर्शी क्रिस्टल की कई दर्जनें बोतलें थी। लीलू ने उत्सुकतावश ऐसे ही 2 क्रिस्टल की बोतलें उठाई। उनमें से एक नीला तरल पदार्थ था जो बोतल के अंदर धीरे धीरे हिलता हुआ देखने पर गहरी अनुभूति देता था। उसमें से बहती हुई धारा जैसी एक धीमी सी ध्वनि आ रही थी। दूसरी क्रिस्टल की बोतल और भी अजीबोगरीब नज़ारे से भरी थी। उसमें से बहते हुए प्रकाश के रेशे थे, हर एक पतला धागा। दूर से देखने पर तो वह धुएं के एक गुब्बारे जैसा लग रहा था। यह प्यूरिफाइंग लाइट और स्पिरिचुअल लिक्विड की किरणें होने के बावजूद दोनों से प्यूरिटी की समान अनुभूति होती थी। यह स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट्स थी। कितनी आकर्षक है। लीलू ने इस तरल पदार्थ और दूसरा लाइट की किरण होने के बावजूद दोनों से प्यूरिटी की समान अनुभूति होती थी। ये स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट हैं। कितने आकर्षक हैं। लीलू ने आश्चर्य से कहा। इन्हें केवल वाटर और लाइट रेजोनेंस से ही कल्टीवेशन शुद्ध कर सकते थे। ये कुछ पिल्स के समान थे जो किसी भी कल्टीवेटर के लिए आवश्यक वस्तुएं थी। लीलू ने बोतल को घुमा घुमाकर हर कोने की जांच की। तभी उसे एक बोतल पर लेबल नजर आया। ब्लू टोप्जा स्पिरिट लिक्विड 4th टियर टेम्परिंग रेट 58%। ब्लू टोप्जा स्पिरिट लिक्विड बाजार में मिलने वाला एक सामान्य 4th टियर का स्पिरिट लिक्विड था। दूसरी ओर कथित शोधन क्षमता टेम्परिंग रेट इस बात का संकेत था कि स्पिरिट लिक्विड का कितना हिस्सा वास्तव में किसी के रेजोनेंस को नियंत्रण कर सकता था। शेष हिस्सा पैलेस द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता था, इसलिए इसे टेम्परिंग रेट कहा जाता था। सरल शब्दों में कहे तो स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट्स जितनी प्योर होंगी, रेजोनेंस को बढ़ाने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, जिसके परिणाम और भी बेहतर होगा। 58 टेम्परिंग
रेट का अर्थ है कि उपयोग के बाद 42% स्वाभाविक रूप से किसी काम का नहीं है। यह रेजोनेंस पैलेस को आविष्कार कर देगा। 58 शायद यह बहुत ज़्यादा न लगे, लेकिन सच तो यह है कि यह काफ़ी था। बाजार में मिलने वाले एक औसत फोर्थ टियर के स्पिरिट लिक्विड या प्यूरिफाइंग लाइट की टेम्परिंग रेटिंग लगभग 56 होती है। इससे ज़्यादा की गुणवत्ता वाली कोई भी चीज़ इससे अच्छी मानी जाती है और उसकी कीमत भी उसी अनुपात से ज़्यादा होती है। यह अच्छी बात थी कि किसी व्यक्ति की रेजोनेंस को नियंत्रण करने की एक सीमा होती है। स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का जितना रेट उतना ऊंचा होगा, उनमें अशुद्धियां उतनी ही कम होगी। बेहतर उपवाद का उपयोग करने से उन्हें उस बिंदु तक पहुंचने में देरी होगी जहां वे इन स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और साथ ही उन्हें बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। लीलू के चेहरे पर मुस्कान थी जब वो अपने नन्हे प्यारों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके नेचुरल ब्लैंक पैलेस अब जरूरी हो गए हैं। दूसरे लोग स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का इस्तेमाल करते समय उनकी शीलता को अधिकतम न कर पाने को लेकर चिंतित रहते हैं। कहने का अर्थ है कि दूसरे लोगों जो प्यूरिफाइंग लाइट और स्पिरिट लिक्विड को निगलते हैं, वे हमेशा चिंतित रहते हैं कि क्योंकि उनके ज़्यादा निगलने से पैलेस उनके खराब ना हो जाएं। अपने पैलेस को इनप्योरिटी से भर देने की चिंता में और इस हद तक कि उन्हें और अधिक कठोर न किया जा सके, ये लोग समय के साथ धीरे धीरे इन कठोर उपकरणों का हार्ड मटेरियल का इस्तेमाल करके किसी भी समस्या को कम करते थे। दूसरी ओर उसे बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसके नेचुरल ब्लैंक पैलेस उसे इन स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट को बिना किसी नुकसान के बर्बाद करने की अनुमति देते थे। यह भी एक परीक्षा थी। अगर वो 50 स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट को निगल लेता है तो उसका फोर्थ टियर का रेजोनेंस ये कितनी बढ़ पाती है। केवल इस विचार से ही उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर कमेंट करके बताना दोस्तों।